कर्नल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि कुछ दिन पहले इस चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड कर आपको एक मैसेज भेजा था कि जल्द ही हम ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं। हमने आपसे कहा था कि हमारे सेटअप बनाए जा रहे हैं। कोरोना का संकट था, बहुत सारी चीज़ें बंद थीं, थोड़ा सा देरी हुई और लेकिन अब सब कुछ ठीक है, सब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम आपको पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं और आप पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाइए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा मैसेज और देना चाहते हैं, एक और बात करना चाहते हैं आपसे। जैसे कि बहुत लंबे समय तक, करीब एक दशक से ज़्यादा समय तक हमने ऑफ़लाइन क्लासेस लिए हैं। ऑफ़लाइन ही बच्चों को हम पढ़ाते रहे हैं, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है और समय की मांग ऐसी है कि ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हम कर रहे हैं और लोगों का रुझान भी इस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऑफ़लाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। जैसे ऑफ़लाइन क्लास में बच्चे सामने होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, हम जवाब देते हैं तत्काल उनका। किसी मुद्दे पर वो डिस्कशन करते हैं, डिस्कस लंबा चलता है, पूरी की पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है और शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इस ऑनलाइन क्लास में ऐसा करना शायद संभव ना हो। लाइव क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन चैनल पर। इसमें कमेंट के ज़रिए आप क्वेश्चन तो पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब दिया भी जाता है, लेकिन डिस्कशन के स्तर पर वो कभी जाता नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इतने लंबे समय तक जो हमने ऑफ़लाइन क्लासेस दिए हैं आपके लिए, आपको हमने पढ़ाया है, इसमें एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा प्रश्न अब तक इतने वर्षों में हमसे या और हमारी फैकल्टी से पूछे गए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को, उस पर जो जवाब दिए गए, जो रिसर्च किए गए उन प्रश्नों को लेकर के, जो डिबेट किए गए, उन सब के अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास लेक्चर में रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप किसी भी परीक्षा के लिए भविष्य में तैयार हो सकें। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको संविधान तो पढ़ाऊंगा ही, भारत का संविधान विधि भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलग अलग परीक्षाओं के लिए इनकी ज़रूरत होती है। संविधान का आज का जो हमारा विषय है उसमें हम किसी टॉपिक को ना शुरू करके जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है कि संविधान को हम पढ़ें कैसे, किस तरह से पढ़ें कि हम आसानी से उसे समझ सकें। ये हमारी एक समस्या है, सभी बच्चों की समस्या होती है, उसके अनुच्छेदों को लेकर के समस्या होती है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम आसानी से उसको कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें संविधान के सिलेबस पर जाना होगा। तो आइए संविधान के सिलेबस पर चलते हैं। देखिए, इस सिलेबस को, संविधान, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, इस सिलेबस को हमने 4 भागों में बांट रखा है। अलग अलग नेचर के अनुसार ये टॉपिक बांटे गए हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। ऐसा लग सकता है कि जब यहाँ जगह खाली है तो इस चीज़ को हम यहाँ क्यों नहीं रख दिए, क्या हम निदेशक तत्वों को यहाँ रख देते तो उसके प्रावधान बदल जाते? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। क्या हम आपातकाल को यहाँ रख देंगे तो आपातकाल के नियम बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। फिर क्यों अलग किया गया है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे कि ताकि काम आसान हो सके आपका। वास्तव में पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या। जैसे पहले कॉलम में भारत में संवैधानिक विकास, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के प्रावधान इस संवैधानिक विकास में आपको मिलेंगे। कैसे कैसे विधियों का विकास हुआ हमारे देश में, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है,
1813, 1833, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतनी चीज़ों को आप यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद एक संविधान सभा थी जिसने हमारे देश के लिए एक संविधान बनाया। उस संविधान सभा के विषय में पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत यानी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ले आ करके हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में शामिल की गई, उनका हम अध्ययन करेंगे। भाग और अनुसूचियाँ इसके चैप्टर की तरह होते हैं, तो इसका अध्ययन करेंगे। संविधान के संशोधन यानी समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में क्या बदलाव हुए, उनको बाद में जोड़ा गया, शामिल किया गया, उसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि ये जो पहला कॉलम है इसमें वो टॉपिक रखे गए हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक का हिस्सा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, कुछ बाद में जोड़ी गई चीज़ें हैं। इस तरह से बांटा गया है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिस्सा नहीं है, हैं, पर एक नेचर अलग है। इस तरह से हमने इसको बांट रखा है। दूसरा जो कॉलम है, दूसरा और तीसरा कॉलम, इसमें हमने संविधान के टॉपिक को रखा है। किस आधार पर दो भागों में बांटा गया? एक सैद्धांतिक आधार है और दूसरा व्यवहारिक आधार है। जैसे हम पहले इस कॉलम को समझते हैं। संघ व राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार। संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र की सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जैसे लोग आते हैं। राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्य की सरकार, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे लोग आते हैं, यानी सरकार। मैंने कहा ये व्यवहारिक टॉपिक है। अभी सरकार का गठन हो रहा था, पिछले साल मई महीने में चुनाव था, तो सबके मन में जिज्ञासा थी कि किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटें मिलेंगी तो सरकार बनेगी। तमाम सरकारों को लेकर के जिसकी बनेगी उस संबंध में आप योजना भी बना रखे थे कि हम कैसे काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, यानी कि एक व्यवहारिक पहलू है ये। दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी संसद। संघ की व्यवस्थापिका मतलब संसद। राज्य की व्यवस्थापिका यानी राज्यों का विधानमंडल, ये भी उतना ही व्यवहारिक है। आप सांसदी का चुनाव हो या विधायकी का चुनाव हो, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सांसद जी जीतने के बाद लौटे नहीं क्षेत्र में, उस पर भी आप उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये भी एक व्यवहारिक टॉपिक है। हम आते हैं न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो हमारे न्यायालय हैं वो न्यायपालिका। आपको यकीन है कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो न्यायालय का दर्शन किए बगैर आगे बढ़ पाएगी? नहीं। तो इससे ज़्यादा व्यवहारिक क्या हो सकता है? दूसरी बात ये कि आप, आपके परिवार या आपके और भी जो नाते रिश्तेदार होंगे, हर कोई, सबका सामना न्यायपालिका से होता रहता है। ये भी एक व्यवहारिक टॉपिक है। फिर आता है पंचायत, नगर पालिका। उत्तर प्रदेश में तो इसके चुनाव आने वाले हैं और अभी से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधान के चुनाव में आप कन्विंसिंग करने के लिए चले जाते हैं, तो ये भी एक व्यवहारिक टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब है कि इस कॉलम में जो चीज़ें दी गई हैं वो बेहद ही व्यवहारिक हैं, और व्यवहारिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है और वो चीज़ें आपको आसान लगती हैं, इसलिए इसे समझना आसान होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कभी आपने प्रस्तावना पर चर्चा किया है दोस्तों के साथ, चौराहे पर, चाय की दुकानों पर, जो आप बैठकें करते हैं, कभी प्रस्तावना पर बात करते हैं? नहीं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र या नागरिकता या मौलिक अधिकारों पर कभी आप सामान्य रूप से डिबेट करते हैं? नहीं करते। करते भी होंगे तो तब करते होंगे जब आप पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं, कोर्स तैयार होता है, तो
वो एक योजनाबद्ध तरीके से आप अपने दोस्तों को बुला के डिस्कशन करते होंगे, लेकिन सामान्यतः सार्वजनिक स्थलों पर आमतौर पर इस पर डिस्कशन नहीं होता। मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के विवादों का जब टॉपिक आता है तो उसमें बहुत सारे मुकदमे हैं। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स जैसे केस आते हैं इसमें, जो आपको और ज़्यादा उलझा देते हैं, यानी और ज़्यादा सैद्धांतिक बना डालते हैं। तो ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन होता है इसके। अगर हम चौथे कॉलम में आते हैं तो हम फिर एक बार संविधान के मूल प्रावधान से आगे निकल जाते हैं। ये पूरी दुनिया में प्रचलित राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। जैसे संघात्मक शासन पर बात करें तो संघात्मक शासन का अर्थ है कि जहाँ पर एक केंद्र सरकार हो और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं, वो संघात्मक शासन है। उदाहरण के तौर पर आप भारत को ले सकते हैं, अमेरिका को ले सकते हैं। एकात्मक शासन का अर्थ होता है जहाँ पर राज्य में प्रांत तो हो सकते हैं, प्रांतों में विभाजन हो सकता है राज्य का, लेकिन वहाँ प्रांतों की सरकारें नहीं होती हैं। पूरे देश में मात्र एक सरकार काम करती है। ये एकात्मक शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली का मतलब है कि जहाँ पर राष्ट्र प्रमुख अलग व्यक्ति होता है और सरकार का वास्तविक प्रमुख अलग व्यक्ति होता है। जैसे कि भारत, हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और सरकार के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसको संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें, जब चैप्टर खुलेगा तो इसमें इसके बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे तत्व आपको मिलेंगे। ये एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप सिलेबस को थोड़ा सा समझ सकें। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख और राज्य का सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख कौन है? वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप यानी राष्ट्रपति, और सरकार के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष ही शासन करेगा वास्तविक रूप में, इसलिए अध्यक्षीय शासन। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, आप बहुत से राजनीतिक दलों के समर्थक भी होंगे, मन मन में प्रशंसा भी करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ समर्थन की बात नहीं है। यहाँ तो आपको टॉपिक को समझना है, परीक्षाएं देनी हैं। तो राजनीतिक दल वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इस दुनिया में राजनीतिक दलों का उद्भव कहाँ से हुआ, भारत में कैसे उनका उद्भव हुआ, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं, राज्य स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं, किस क्राइटेरिया पर उन्हें ये मान्यता मिलती है, और मान्यता मिल जाती है तो फिर उसके लाभ क्या होते हैं। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे राजनीतिक दल में। दबाव समूह, इसका नाम शायद बहुत से लोगों ने अब तक ना सुन रखा हो, कुछ छात्र जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो जानते होंगे। दबाव समूह का मतलब होता है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने सदस्यों के हितों के लिए बिना सरकार में शामिल हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, शिक्षक संघ, ISPCS एसोसिएशन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये सरकार का हिस्सा नहीं होते, लेकिन अपने लोगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। इनके नियम कानून क्या हैं, इनको कैसे रेगुलेट किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे गठन होता है, संवैधानिकता क्या है इनकी, कहाँ तक ये जा सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उन बातों का आप अध्ययन करेंगे। इस तरह से इस पूरे सिलेबस को इसके नेचर के अनुसार 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले में वो चीज़ें हैं जो हमारे संविधान के बाहर की चीज़ें हैं और ऐतिहासिक हैं। दूसरे और तीसरे में संविधान के मूल टॉपिक हैं, जिसमें दूसरा कॉलम सैद्धांतिक है और तीसरा कॉलम पूर्णतः
व्यवहारिक है। और चौथा कॉलम जो इसमें हमने बना रखा है उसमें पूरी दुनिया में प्रचलित राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। अब हमें देखना है कि हमें पढ़ना कैसे है। बच्चों, अभी इसको सिलेबस को समझाने से पहले हम आपसे कह रहे थे कि कार्य को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी काम सरल और कठिन नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपके करने का तरीका क्या है। जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं, शायद अटपटा लग सकता है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि वो आपके जीवन को बदल करके रख दे, इसलिए ध्यान लगाइएगा उस पर। जैसे खाना खाते हैं आप, जाहिर सी बात है खाते ही हैं। दुनिया का हर प्राणी खाना खाता है। दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 बार खाते हैं ज़्यादातर लोग, कई बार तो कई लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा बार खा लेते हैं। कब तक खाएंगे? जीवन भर खाएंगे। यही उत्तर आ रहा होगा आपके दिमाग में। यानी कि प्रतिदिन 2 बार आप खाते हैं और जीवन भर खाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये काम आपके जीवन के सबसे आसान कार्यों में से एक है या सबसे ज़्यादा आसान कार्य है और आप इसको जीवन भर करने को तैयार हैं। कैसे खाते हैं, सवाल ये है। मान लीजिए आपके प्लेट में तमाम व्यंजन रखे हुए हैं, सब्जियां हैं, रोटियां हैं, चावल हैं, दाल हैं। विटामिन्स मिलती है आपको दाल से, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, सब्जियों में आपको विटामिन्स मिल जाती हैं, दाल में प्रोटीन आपको मिलती है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, चटनी अचार भी आप खाते होंगे, उसमें एसिड वगैरह मिल जाते हैं आपको, साइट्रिक एसिटिक एसिड सब प्राप्त होते हैं और बड़े चाव से आप इसको जीवन भर खाने का निर्णय ले चुके हैं, खाएंगे। एक कैसे खाते हैं? एक सेट पैटर्न है। जैसे आप खाते हैं वैसे आपके बगल वाला व्यक्ति खाता, वैसे दूसरा भी खाता, उसी क्रम में उन व्यंजनों को पहले आप रोटियां खाते हैं और चावल लास्ट में खाते हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप वैसे खाने की कोशिश कीजिए। आप अपने प्लेट में वो सारी चीज़ें, चावल ऐसे फैला दीजिए, रोटियां तोड़ के डाल दीजिए, दाल डाल दीजिए उस पर और एक चम्मच लेकर के मिला दीजिए। क्या उस प्लेट से प्रोटीन गायब हो जाएगी? नहीं, वही रहेगी। क्या चावल से कार्बोहाइड्रेट गायब हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा। लेकिन क्या आप खा पाएंगे? जवाब क्या है? नहीं खा पाएंगे। कोई दावत पर भी बुलाएगा इस तरह से तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि जिस खाने को खाना दुनिया का सबसे आसान काम आपको लग रहा था और जीवन भर करने को तैयार थे, उसी खाने को अब आप खा नहीं पा रहे हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आपका तरीका कुछ और था और अब उसी काम को करने का तरीका कुछ और है। वही हमने यहाँ बना रखा है कि हम निदेशक तत्वों को यहाँ रख देंगे तो उसके प्रावधान बदल नहीं जाएंगे। हम आपातकाल को यहाँ रख देंगे तो आपातकाल के प्रावधान बदल नहीं जाएंगे। चीज़ें वही रहेंगी लेकिन आप खा नहीं पाएंगे, यानी कि आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको। तो आपको सही तरीका अपनाना है। वर्षों हमने क्लास पढ़ाया है, खुद पढ़ा है, जांचा परखा तरीका है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि इस धरती पर यही एक तरीका है पढ़ने का, लेकिन एक अच्छा तरीका है, इसको आप अपना सकते हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम आती कहाँ से है। सबसे पहले तो मन से ये निकाल दीजिए कि संविधान और राज्य व्यवस्था एक कठिन विषय है। क्यों? क्योंकि अगर एक सामान्य छात्र से, जिसको सारे विषयों की सामान्य जानकारी हो या जानकारी ना भी हो, उस छात्र से अगर हम पूछें कि आपको नील नदी, एंडीज पर्वतमाला,
अमेजन नदी, इनके विषय में 2 मिनट बोलना है, या फिर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के विषय में बोलना है, तो आप चुनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, क्योंकि व्यवहार में आप सुनते रहते हैं इन चीज़ों को। तो इस तरीके से ये विषय तो ज़्यादा आसान दिख रहा है उस दूसरे विषय की तुलना में। अगर हम किसी छात्र से पूछें कि हार्ट के फंक्शन, लीवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन पर आपको 5 मिनट बोलना है, या फिर हाई कोर्ट की प्रक्रिया पर बोलना है, ग्राम प्रधान पर बोलना है, जिलाधिकारी पर बोलना है, तो आप शायद ये दूसरा टॉपिक चुनेंगे, पॉलिटी वाला। यानी कि साइंस की तुलना में भी ये आसान दिखाई दे रहा है। तो फिर हम इस विषय को कठिन क्यों मानते हैं? कठिन इसलिए मानते हैं कि इस विषय की जितनी भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, उसका जब आप अध्ययन करने जाते हैं तो आप गलत तरीके से शुरुआत कर लेते हैं। यानी खाना था कुछ और पहले और खा लिया आपने कुछ और। तो हम बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इस पहले कॉलम में क्या है? भारत में संवैधानिक विकास। भारत में लिखी गई संविधान की किसी भी किताब को जब आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक कुल 13 अधिनियमों को जब आप पढ़ते हैं, और एक दिन में सामान्यतः जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो 13 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो फीलिंग कैसी आएगी? जब आप किताब लेके बैठे थे, किताब के कवर पेज पर लिखा था मोटे अक्षरों में भारत का संविधान, तो मन में ये जिज्ञासा आई थी कि आज हमें पता चलेगा कि हमारा देश किन नियमों से चलता है। कुछ भी होता है, आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, उसके शीर्षक से, या कोई नॉवेल पढ़ते हैं उसके शीर्षक से सबसे पहले आपके मन में ये जिज्ञासा आ जाती है कि हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। भारत का संविधान किताब मिली आपको, लगेगा कि हमारा देश कैसे चलता है। किताब पलटा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मिला आपको, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट मिला। ऐसे ही ये 13 अधिनियम मिले। पढ़ते पढ़ते आपको फीलिंग आएगी कि आप संविधान नहीं, आप तो इतिहास पढ़ रहे हैं। फिर संविधान सभा पर पहुँचे, वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो भी ऐतिहासिक बात हो गई है। तो यहाँ भी फीलिंग आएगी कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और आप बोर हो जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतिहास बोरिंग विषय नहीं है। मैं इतिहास को बोरिंग विषय नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ने बैठे थे संविधान और फीलिंग आ रही है कि आप पढ़ रहे हैं इतिहास, ये बात बोरिंग हो सकती है। तो आप इस पूरे टॉपिक को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब सीधे हम चलेंगे संविधान के पहले टॉपिक में। तो प्रस्तावना मिलेगी और उसके बाद यहाँ से लेकर के अनुच्छेद 1 से शुरू होकर के अनुच्छेद 51 तक आपको क्रमशः ये टॉपिक मिलेंगे जब आप संविधान में सीधे पहुँचेंगे। यहाँ समस्या क्या है? ये एक सैद्धांतिक टॉपिक है जिसमें कुछ मुकदमों का जिक्र भी होगा। इसमें आप उलझ जाते हैं, समझने में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है आपको। मतलब पहले ये विषय बोरिंग लग रहा था और अब ये विषय कठिन लग रहा है। इतना समय पर्याप्त है आपके लिए ये डिसीजन लेने के लिए कि संविधान कोई पढ़ने की वस्तु नहीं है, वकीलों के लिए है, जजों के लिए है, वो लोग अपना काम करेंगे और आप इस विषय को त्याग देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप संविधान को पढ़ें तो उसमें सबसे पहले आप इस 3 टॉपिक को पढ़ेंगे: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी सरकार, व्यवस्थापिका यानी संसद, और न्यायपालिका यानी हमारी न्यायिक प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। वास्तव में हमारे संविधान में यही 3 टॉपिक ही हैं। बाकी जो टॉपिक हैं इसके लिए सपोर्ट हैं, यानी जो कुछ भी हो रहा है
वो या तो इन तीनों के द्वारा किया जा रहा है या इन तीनों के लिए किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा, कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए निर्वाचन। निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों होता है? क्योंकि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख बनाने के लिए होता है। भारत का राष्ट्र प्रमुख होगा, भारत की सरकार का संवैधानिक प्रमुख बनाने के लिए होता है, यानी कार्यपालिका के लिए। सांसदों और विधायकों का निर्वाचन लेते हैं तो ये किसके लिए होता है? संघ और राज्य की व्यवस्थापिका बनाने के लिए होता है। और अगर इस निर्वाचन में किसी प्रकार की खामी आई, किसी प्रकार की असंवैधानिक बात आई, तो सब के सब कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका। यानी ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है और इनके लिए बना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए, संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन हमारे संविधान ने कुछ वर्गों के लिए हमारे देश में विशेष प्रावधान कर रखे हैं, जिसको सामान्य भाषा में आप आरक्षण बोलते हैं। अब जरा सोचिए, आरक्षण के नियम कौन तय करेगा? व्यवस्थापिका। लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। और अगर आरक्षण के नियमों में कोई बनाने में असंवैधानिक बात है या लागू करने की में संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। फिर से हम पहुंचे वहीं 3 पर। कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए संविधान का संशोधन है। संविधान का संशोधन, इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा आपको इस टॉपिक के लिए। अभी आप समझिए, यहाँ पर संविधान का संशोधन छोटा सा टॉपिक होता है। जैसे मान लीजिए आपने रट लिया, आपके पास समय नहीं है, कहीं जा रहे हैं, शादी विवाह में समय कम है, तो आपने सोचा इसी को पहले पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ लिया। रट लेंगे आप कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, राजपत्र में प्रकाशन होगा और संविधान संशोधन लागू हो जाएगा। रट लिया। आपको लगा कि मुझे इसका ज्ञान हो गया है, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विशेष बहुमत क्या होता है, तो आपको नहीं पता, क्योंकि आपने व्यवस्थापिका नहीं पढ़ा है, संसद का टॉपिक नहीं पढ़ा है। चलो मान लो पता है। कदम कदम पर दिक्कतें आएंगी। जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो प्रावधान लागू होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या ऐसा है कि वो मना कर दे कि मैं नहीं कर पाऊंगा? इसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कार्यपालिका वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है और राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में अभी आपको ज्ञान नहीं है। समस्या आएगी यहाँ पर। राजपत्र क्या होता है? नहीं पता, क्योंकि सरकार का टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है। इसलिए जब कभी भी संविधान की शुरुआत कीजिए तो यहाँ से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसके बाद इसी क्रम में आप पढ़ते जाइए, क्योंकि ये व्यवहारिक टॉपिक हैं। आप नहीं भी चाहते हैं इसको पढ़ना, आम तौर पर इस पर बात नहीं करना चाहते, आपका कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है राजनीति में, तब भी ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है कि लोग बात करते हैं और आपके कान पर आवाज़ें पड़ती रहती हैं। तो ये बड़ा ही व्यवहारिक टॉपिक है। इस पर आप पढ़ते जाएंगे, इसमें इतना समय लगेगा पढ़ने में कि उतने दिनों में ये जो सैद्धांतिक टॉपिक था अब आपके लिए सैद्धांतिक नहीं रह जाता है। संविधान संशोधन वाले टॉपिक में ही उन मुकदमों का, जैसा कि हमने कहा, केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, इन सब का जिक्र होने लगता है। और ये अब ये टॉपिक सैद्धांतिक नहीं रह जाता, व्यवहारिक हो जाता है। इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया और इससे जो रुचि पैदा होती है इस टॉपिक में, तो आप यहाँ पर भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ जैसे इसको पढ़ा था आप इसे पढ़ डालते हैं, यानी कि आप भारत के संविधान को पढ़ लेते हैं। अब जरा सोचिएगा,
भारत के संविधान का अध्ययन आपने कर लिया? क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था? तो वो किन विधियों से शासन किया करते थे? क्या नियम हमारे ऊपर लगाए गए थे या थोपे गए थे? क्या आप इसको जानने की जिज्ञासा नहीं रखेंगे? रखेंगे तो आप उसी इंटरेस्ट के साथ इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या है। अंग्रेज़ों ने क्या बनाया था वो आपने पढ़ लिया, हमारे देश का संविधान क्या है वो आपने पढ़ लिया। ये दो चीज़ें हो गई। अब आपको ये फील करवाया जाएगा या स्वतः फील होगा कि दुनिया के और देशों में कैसे शासन चलता है। तो आप इस चौथे कॉलम को भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ डालते हैं। यानी कि संविधान के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक के सभी टॉपिक को आप पूरी रुचि के साथ पढ़ते हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ें, ये बड़ा ही जांचा परखा तरीका है। बाकी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा या एक सलाह दूंगा, क्रम तो यही होगा, लेकिन उससे इतर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जैसे अगले वीडियो में, तो सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ा दूंगा, फिर यहाँ से शुरुआत करूँगा। प्रस्तावना पढ़ाने का एक अलग रीज़न है, क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है या संविधान का उद्देश्य है, कह लीजिए उद्देशिका, इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं इसको, इसमें पूरे संविधान का एक दर्शन है। आपको मोटे तौर पर संविधान चाहता क्या है ये बातें पता चल जाती हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर जो पढ़ने का तरीका होगा वो इसी क्रम में चलता जाएगा। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी परीक्षा के लिए, आप जैसे कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, कोई भी सवाल आप उसे बोलेंगे तो मैं बता सकता हूं कि वो किस टॉपिक में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन सभी टॉपिक को डीपली यानी गहराई के साथ अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन टॉपिक से बाहर जाए। मेंस के लिए उत्तर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज मेंस के लिए, तो वो सारे टॉपिक जैसे जो महत्वपूर्ण मूल अधिकार निदेशक तत्व, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे संविधान का विस्तार और सीमाएं हैं, निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों में विवाद के विषय हैं, संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली का विषय है, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी पर आधारित होगा, यानी इससे प्राप्त ज्ञान पर ही आधारित होगा, और उसको जोड़ करके हम उसका उत्तर भी आपके लिए बनाएंगे, और वो भी हम वीडियो के माध्यम से आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस तरह से आप अध्ययन शुरू करिए। हम फिर अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तावना लेकर के उपस्थित होंगे। हो सकता है कि हम कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए, कि आप समझ सकें कि कठिन से कठिन चैप्टर को भी आसानी से समझा जा सकता है, इसके लिए हो सकता है कि हम रैंडम यानी कि कोई दूसरा टॉपिक भी आपको बीच में वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह से आप पहले शुरुआत कीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।